मैं चित्रंजन कुमार एल&टी महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से फर्स्ट सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है हिंदी एमजेसी में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और किसी भी साहित्य के विषय को बेहतर सारगर्भित तरीके से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके साहित्य के इतिहास को समझें। साहित्य का इतिहास न तो 1 वर्ष, न तो 10 वर्ष, न तो 50 वर्ष, बल्कि 100 से भी ज्यादा वर्षों का इतिहास होता है। ये इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम जिस देश काल दुनिया में रह रहे हैं, जिस बनी बनाई दुनिया को हम आज देख रहे हैं, बरसों से वैसी दुनिया नहीं रही है। यानी एक ऐसी दुनिया की चर्चा करेंगे, जैसा समाज आज हमें दिख रहा है वैसा समाज किस काल में, पूर्व के कालों में कैसा था, इसे जानने के लिए उस समय के साहित्य को पढ़ना होगा। वास्तव में साहित्य का जो अर्थ है वो साथ लेकर चलने की परंपरा का विकास है, और इसके लिए जो उस समय के कविता, कहानी, गद्य, पद्य की रचना हुई, उसे जानकर, उसे देखकर, उसे समझकर हम उस काल के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक दौर में प्रवेश कर सकते हैं। आपको यह ज्ञात होगा कि पूर्व के कक्षाओं में आपने कितनी कहानियां पढ़ी होंगी, कितनी कविताएं पढ़ी होंगी। जैसे मान लीजिए आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी। अगर हम उसमें से एक कहानी उदाहरण लें, ईदगाह कहानी की ही हम चर्चा करें, तो ईदगाह कहानी पढ़ते हुए हामिद और दादी अमीना की चर्चा करते हुए हम उस दौर में पहुंच जाते हैं जिस दौर में भारतीय संस्कृति में सौहार्द और साझा संस्कृति बहुत सामान्य सी चीज हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में यह सौहार्द जो है वो किसी दूसरे रूप में हमारे सामने प्रतीत होती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको सामने, सबसे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की जब चर्चा करेंगे तो हिंदी साहित्य के व्यवस्थित विकास किस तरह से हुआ है, इसे हम लोग रेखांकित करेंगे। आपको यह समझना होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 1000 वर्षों के काल का एक लिखित दस्तावेज, और इसे विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच में लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच में लिखा गया, गासा द तासी के द्वारा लिखा गया। इस्तवार द लाई लेत्यूर एंदोई एंदोस्तानी। अब गासा द तासी के इस पुस्तक से जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो यह जानेंगे कि ये जो लिखा गया इसमें केवल लेखकों, कवियों के नाम और उनके सामाजिक संरचना और उनके लेखन की शैली पर चर्चा की गई। फिर जॉर्ज गेयर्सन आते हैं, फिर उसके बाद मिश्र बंधु विनोद आते हैं, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल 1929 में रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस साहित्य के इतिहास की चर्चा करते हैं वो वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास की एक पकड़, एक धर्रा, एक स्वरूप का विकास हमें बिल्कुल रेखांकित करने योग्य प्रतीत होता है। आप देखिए कि सबसे पहले आदि काल की चर्चा होती है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से भी जाना है। अब आदि काल की समय सीमा और उसके काल विभाजन और उसकी प्रवृत्तियों की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको यथासंभव यह पता चल पाएगा कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह किन विषय वस्तुओं, किन रचनाओं से होकर गुजरा है। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आदिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल है जिससे आप गुजरते हुए बेहतर तरीके से हिंदी साहित्य को समझ पाएंगे।
जैसे आप आदिकाल में प्रवेश करते हैं तो सिद्धों की रचनाएं नजर आएंगी आपको, फिर नाथों की रचनाएं नजर आएंगी, फिर जैन मुनियों की रचनाएं नजर आएंगी, फिर हम लोग रासो ग्रंथ की परंपरा में खो जाएंगे और फिर हम लोग विद्यापति और अमीर खुसरो ये प्रवृत्तियां आपको यह बताएंगी कि इन प्रवृत्तियों से गुजरकर आप यह समझ पाएंगे कि आज जिस तरह का हम जीवन यापन कर रहे हैं, नाथ और सिद्धों और जैनों की रचनाओं से बिल्कुल यह प्रतीत होगा कि हमारा जो जीवन काल है वह पूर्व के जीवन काल से किस प्रकार भिन्न है। वहां पे शब्द का विकास, वाक्य का विकास, अभिव्यक्ति कौशल बिल्कुल अलग हुआ करता था। सरहप्पा हिंदी के जो पहले कवि हैं, जब उनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे, जब उनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि आदिकाल में केवल दो ही विषय वस्तु को लेकर, मुख्य रूप से दो ही विषय वस्तु को लेकर रचनाएं की जा रही थीं। एक के केंद्र में स्त्री थी, स्त्री को प्राप्त करना, और दूसरे के केंद्र में साम्राज्य स्थापत्य का विकास करना। सिद्धों की रचनाएं, नाथों की रचनाएं, जैनों की रचनाएं, आप जिस समाज, देश, काल, दुनिया में रह रहे हैं, उनकी जो भाषाएं हैं वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी बात को, मच्छेंद्रनाथ को पढ़ें, सिद्धनाथ को पढ़ें, गोरखनाथ को पढ़ें या जैन मुनियों की रचनाएं पढ़ें तो उनमें आपको यह नजर आएगा कि हमारा देश, समाज, दुनिया जो है वो स्थापित होने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। और इसके अलावे जब आप रासो ग्रंथ में पहुंचते हैं, रासो ग्रंथों की संख्या कुल 12 है और 12 के 12 रासो ग्रंथों को पढ़ेंगे, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे खुमान रासो हो, बल्लभ देश रासो हो, ये जो रचनाएं हैं, जब इन रचनाओं से गुजरेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने जिसकी रचना की है, इन सभी रासो ग्रंथों में मुख्य मामला वर्चस्व और अपने साम्राज्य का विस्तार और स्त्री की प्राप्ति के लिए निरंतर चलने वाले युद्ध की प्राप्ति हेतु लिखे गए जो रचनाएं हैं वो रासो ग्रंथ की परंपरा में आएगी। और आप इससे कुछ आगे बढ़ेंगे, विद्यापति तक जब पहुंचेंगे तब आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि विद्यापति के आराध्य भक्ति और श्रृंगार के रास्ते से होकर वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, जहां पहुंचकर आप अपने आत्म को संतुष्ट करते हैं। और इसके बाद अमीर खुसरो, अब देखिए अमीर खुसरो आदिकाल में ही आ जाते हैं, यानी कि आदिकाल में ही उसके आखिरी पादान पे खड़ी बोली का विकास देखने को मिलता है, जहां अमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चहुदेस। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य के विकास में आदिकाल एक ऐसा काल है जो प्रारंभिक काल के नाम से जाना गया, वीर गाथा काल के नाम से जाना गया, आदिकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन तमाम नामों में जो मूल संवेदना है, जो मूल भावना है, वो सरहप्पा से लेकर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, 12 के 12 रासो ग्रंथ, विद्यापति और अमीर खुसरो की रचनाओं से प्रतीत होता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से पुस्तकों की रचना की है। उसमें हजारी प्रसाद, धर्मवीर भारती जैसे बड़े इतिहासकार भी शामिल हैं, बल्कि गणपति चंद्र गुप्त ने तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है जो 2 खंडों में है। तो आप यह देखिए कि हिंदी साहित्य की यह पूर्व पीठिका जो मैंने आज दी है, इससे केवल आप यह समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पदार्पण ऐसे समय में होता है जब हमारा भारतवर्ष एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि पूरे की पूरी जो सत्ता थी वो अपने विस्तार के लिए संघर्ष कर रहा था। और ऐसे समय में अंग्रेजों का आना और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ की सामग्रियों को, यहाँ की वस्तु स्थिति को संग्रहित करना और लेखकों का लिखना,
यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो आने वाले दिनों में इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से अभिहित करेंगे। अगली कक्षा में हम विशेष रूप से गौर, आज हमने हिंदी साहित्य की एक पूर्व पीठिका दी है, केवल यह बताने का प्रयास किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सिनेरियो कैसा है, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं। अगली कक्षा में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और वहां से हम हिंदी साहित्य पर एक एक चरण दर चरण बात करेंगे। हिंदी अगली कक्षा का विषय होगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तब हम लोग गासादा तासी से शुरू करेंगे और फिर पहले लेखन की परंपरा पे विचार करेंगे, फिर हम लोग आदिकाल की प्रवृत्तियों की चर्चा मैंने आज भी की है, फिर हम लोग काल विभाजन करेंगे, फिर उसके कौन कौन से काल हैं, उनकी समय सीमा क्या है, इसकी चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग एक एक काल की प्रवृत्तियों पर आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए जिन पुस्तकों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, वो आप अपने पुस्तकालय में उसे देखेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र। एनसीईआरटी ने एक पुस्तक निकाली है जो 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अगर आपके पुस्तकालय में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उपलब्ध हो, जो कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है, तो उसे आप जरूर अध्ययन करें। और अंततः यदि आपके पुस्तकालय में कहीं दिख जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, तो उसका भी आप स्वाध्याय करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विस्तार से और गहनता से विमर्श करेंगे। धन्यवाद।